प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। और आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के उस दस्तावेज की गहराई में उतरेंगे जो हर साल फरवरी के महीने में पूरे देश की धड़कनें बढ़ा देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजट की। ये केवल वित्त मंत्री का एक लंबा चौड़ा भाषण नहीं, बल्कि ये देश का वित्तीय भविष्यफल है, सरकार का बही खाता है और 140 करोड़ भारतीयों के आने वाले साल का आर्थिक रोड मैप है। कभी आपने सोचा है कि सरकार जो नई सड़कें, ट्रेनें, स्कूल और अस्पताल बनाती है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? किसानों को मिलने वाली सब्सिडी, वृद्धों को मिलने वाली पेंशन और सरकारी कर्मचारियों का वेतन कैसे दिया जाता है? इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव क्यों होता है और कुछ चीजें महंगी तो कुछ सस्ती क्यों हो जाती है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है: बजट। दोस्तों, आज हम बजट की जटिल दिखने वाली दुनिया को बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे। ये वो विषय है जो ना केवल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, बैंकिंग और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह जानना भी हमारा हक है कि सरकार हमारे टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कैसे और कहाँ कर रही है। इस लेख में हम शून्य से शिखर तक की यात्रा करेंगे। हम ये नहीं रटेंगे कि किस योजना को कितने करोड़ मिले, बल्कि हम ये समझेंगे कि बजट की संरचना क्या होती है, सरकार की कमाई यानी राजस्व और खर्च यानी व्यय के स्रोत क्या हैं और ये हमारी आपकी जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। तो अपने वित्तीय साक्षरता की सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम भारत की अर्थव्यवस्था के इस वार्षिक महायज्ञ के हर पहलू को समझने के रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं, जहां हर कदम पर आपको देश की आर्थिक कार्यप्रणाली के बारे में कुछ नया और ज्ञानवर्धक जानने को मिलेगा। भाग 1। बजट क्या है? देश का आय व्यय का लेखा जोखा। अर्थशास्त्र की यात्रा शुरू करने से पहले आइए अपनी मंजिल को समझते हैं। आखिर ये बजट शब्द है क्या? बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का छोटा थैला। पुराने समय में इंग्लैंड के वित्त मंत्री संसद में देश का वित्तीय हिसाब किताब पेश करने के लिए इसी चमड़े के थैले में दस्तावेज लाते थे और वहीं से ये शब्द प्रचलन में आ गया। संवैधानिक आधार। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है। इसके बजाय अनुच्छेद 112 यानी आर्टिकल 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ये अनुच्छेद केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य बनाता है कि वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च की शुरुआत से पहले संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों यानी आमदनी और व्यय यानी खर्च का विवरण प्रस्तुत करे। सरल शब्दों में बजट एक निश्चित अवधि यानी आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की आय और व्यय का एक विस्तृत अनुमान है। ये एक वित्तीय योजना है जो बताती है कि आने वाले वर्ष में सरकार को पैसा कहां-कहां से मिलेगा यानी अनुमानित प्राप्तियां, और सरकार उस पैसे को कहां-कहां खर्च करेगी यानी अनुमानित व्यय। ये ठीक हमारे घर के बजट की तरह है, जैसे एक परिवार अपनी मासिक आय यानी तनख्वाह, किराया आदि का हिसाब लगाता है और फिर योजना बनाता है कि उसे राशन, बच्चों की फीस, बिजली का बिल, बचत और अन्य जरूरतों पर कितना खर्च करना है। ठीक वैसे ही सरकार भी पूरे देश के लिए यही योजना बनाती है। बजट में मुख्य रूप से 3 वर्षों के आंकड़े होते हैं। आगामी वर्ष के लिए बजट अनुमान यानी आने वाले साल के लिए आय और व्यय का पूर्वानुमान, चालू वर्ष के लिए संशोधित अनुमान यानी जो साल चल रहा है उसके लिए पिछले बजट अनुमानों में संशोधन, और पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े यानी जो साल बीत चुका है उसकी वास्तविक आय और व्यय के आंकड़े। भाग 2। बजट की संरचना। 2 स्तंभ, प्राप्तियां और व्यय। किसी भी बजट को समझने की कुंजी उसकी संरचना को समझना है। भारत सरकार के बजट को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है: प्राप्तियां यानी सरकार की कुल आमदनी, व्यय यानी सरकार का कुल खर्च। आइए इन दोनों स्तंभों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। ए, प्राप्तियां यानी रिसीट्स, सरकार की तिजोरी में पैसा कहां से आता है। सरकार की कुल प्राप्तियों को आगे 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है: राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। 1. राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स। ये सरकार की वो प्राप्तियां हैं जिनकी 2 खास पहचान होती हैं। इनसे सरकार पर कोई देयता या देनदारी यानी लायबिलिटी नहीं बनती, मतलब सरकार को ये पैसा भविष्य में वापस नहीं करना होता, और इनसे सरकार की किसी परिसंपत्ति यानी एसेट में कोई कमी नहीं आती, मतलब ये पैसा कमाने के लिए सरकार को अपनी कोई संपत्ति बेचनी नहीं पड़ती। ये सरकार की नियमित और सामान्य आय होती हैं। इन्हें आगे 2 भागों में बांटा जाता है। 1. तक राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू। ये सरकार की आय का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्रोत है। कर यानी टैक्स नागरिकों और कंपनियों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान है, जिसके बदले में किसी प्रत्यक्ष लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती। कर 2 प्रकार के होते हैं: प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स,
ये वो कर है जिसका बोझ उसी व्यक्ति या संस्था पर पड़ता है जिस पर ये लगाया जाता है। इसे किसी और पर टाला नहीं जा सकता। उदाहरण, आयकर यानी इनकम टैक्स, व्यक्तियों की आय पर लगने वाला टैक्स। निगम कर यानी कॉरपोरेट टैक्स, कंपनियों के मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। पूंजीगत लाभ कर यानी कैपिटल गेन्स टैक्स, संपत्ति यानी शेयर मकान बेचने से हुए मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। प्रतिभूति लेन देन कर यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, शेयर बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री पर लगने वाला कर। अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये वो कर है जिसका बोझ किसी और व्यक्ति पर टाला जा सकता है। ये वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और अंततः इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है। उदाहरण, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। ये देश का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है जिसने कई पुराने करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क की जगह ले ली है। ये वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। सीमा शुल्क, देश में आयात यानी इंपोर्ट और निर्यात यानी एक्सपोर्ट होने वाले सामान पर लगने वाला कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल, डीजल और शराब पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर, क्योंकि ये अभी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। गैर कर राजस्व यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये करों के अलावा अन्य स्रोतों से होने वाली सरकारी आय है। उदाहरण, ब्याज प्राप्तियां, जैसे जब सरकार द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयूज को दिए गए ऋण पर मिलने वाला ब्याज। लाभ और लाभांश यानी सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे ओएनजीसी, सेल, एनटीपीसी से मिलने वाला लाभ का हिस्सा। सेवाओं के लिए शुल्क, जैसे सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले लिया जाने वाला शुल्क, जैसे पासपोर्ट फीस, वीजा फीस, रजिस्ट्रेशन फीस। जुर्माना और दंड, कानून तोड़ने पर लगाए गए जुर्माने से होने वाली आय। विदेशी अनुदान, विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मिलने वाली सहायता राशि। भाग 2, पूंजीगत प्राप्तियां। ये सरकार की वो प्राप्तियां हैं जिनकी भी दो खास पहचान होती हैं। ये राजस्व प्राप्तियों के ठीक विपरीत है। इनसे सरकार पर कोई देयता यानी लायबिलिटी उत्पन्न होती है, मतलब ये एक तरह का उधार है जिसे भविष्य में चुकाना पड़ता है। या इनसे सरकार की किसी परिसंपत्ति यानी असेट में कमी आती है, मतलब ये पैसा सरकार को अपनी कोई संपत्ति बेचकर मिलता है। ये प्राप्तियां प्रकृति में गैर नियमित होती हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ऋणों की वसूली यानी रिकवरी ऑफ लोन्स, जब केंद्र सरकार द्वारा राज्यों या अन्य संस्थाओं को पूर्व में दिए गए ऋण का मूलधन वापस मिलता है तो ये पूंजीगत प्राप्ति होती है। इससे सरकार की एक वित्तीय संपत्ति कम हो जाती है। उधार और अन्य देयताएं, ये पूंजीगत प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा है। जब सरकार का खर्च उसकी आमदनी से ज़्यादा होता है तो वो इस अंतर को पूरा करने के लिए उधार लेती है। ये उधार कई स्रोतों से लिया जा सकता है। आंतरिक उधार, देश के अंदर से लिया गया उधार, जैसे आम जनता से सरकारी बॉन्ड, किसान विकास पत्र जारी करके, वाणिज्यिक बैंकों से या भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से। बाह्य उधार, देश के बाहर से लिया गया उधार, जैसे विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, विश्व बैंक, आईएमएफ से। ये उधार सरकार पर एक देनदारी बनाता है जिसे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। विनिवेश, जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज में अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो उससे प्राप्त होने वाली राशि को विनिवेश कहते हैं। चूंकि इसमें सरकार की एक संपत्ति यानी पीएसयू में हिस्सेदारी कम हो जाती है, इसलिए एक पूंजीगत प्राप्ति है। भाग 3, सरकारी खर्च का वर्गीकरण, चालू और पूंजीगत व्यय। बजट का दूसरा स्तंभ है व्यय यानी सरकार का खर्च। जिस तरह प्राप्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक उसी तरह व्यय को भी 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, 2 पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वर्गीकरण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि सरकार का पैसा अनुत्पादक यानी नॉन प्रोडक्टिव कार्यों में जा रहा है या उत्पादक यानी प्रोडक्टिव कार्यों में। राजस्व व्यय, इसे चालू व्यय भी कहते हैं, ये सरकार का वो खर्च है जिसकी 2 खास पहचान है। इससे सरकार की किसी भी प्रकार की भौतिक या वित्तीय परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता और इससे सरकार की किसी देयता में कोई कमी नहीं आती। ये सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और सामान्य संचालन पर होने वाला खर्च है। ये एक तरह का उपभोग व्यय है। उदाहरण, ब्याज भुगतान, सरकार द्वारा अपने पुराने उधारों पर चुकाया जाने वाला ब्याज, ये राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक होता है। वेतन और पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन पर होने वाला खर्च। सब्सिडी, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक छूट, जैसे खाद्य सब्सिडी, सस्ता अनाज, उर्वरक सब्सिडी किसानों के लिए और पेट्रोलियम सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर पर। रक्षा व्यय, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि सेना के जवानों का वेतन, वर्दी, रखरखाव और दैनिक संचालन का खर्च राजस्व व्यय में आता है। हथियारों की खरीद पूंजीगत व्यय है। राज्यों को अनुदान, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को विकास कार्यों या अन्य जरूरतों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता।